हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प बाय फरजंद अली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 194 जे के बारे में। किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं यानी प्रोफेशनल चार्जेस या किसी टेक्नीशियन को टेक्निकल चार्जेस पेड करते हैं तो उस पर आपको TDS काटना होता है यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। इसके साथ साथ इस सेक्शन में रॉयल्टी को भी शामिल किया गया है। अगर आप रॉयल्टी पेड करते हैं तो उस पर भी आपको TDS काटना होता है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा इस सेक्शन में क्या क्या प्रोविज़न है। आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपको पूरी चीज़ें जो भी इस सेक्शन में प्रोविज़न दिए हुए हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प बाय फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ सेक्शन 194 जे ऑफ इनकम टैक्स 1961 के बारे में। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, यानी कोई भी पेमेंट किया जाता है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए और टेक्निकल सर्विसेज के लिए तो उस पर कितना TDS कटेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं सेक्शन 194 जे जो किस पे लगाई जाती है। सेक्शन 194 जे रेफर टू TDS प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सर्विसेज। इट रिक्वायर्ड एनीबॉडी हु पे फी टू ए रेजिडेंट फॉर सच डिफाइंड सर्विसेज सच एज प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज टू डिडक्ट TDS, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, उस पर अलग TDS करता है, अलग रेट। तो ये रेजिडेंट्स के बारे में जिसको पेमेंट की जा रही है वो रेजिडेंस होना चाहिए और प्रोफेशनल सर्विस की होनी चाहिए और टेक्निकल सर्विसेज के बारे में होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ पर्सन लाइबल टू डिडक्ट TDS। कौन कौन पर्सन लाइबल है TDS को डिडक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन मेकिंग ए पेमेंट इन नेचर ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्सेज। जो भी व्यक्ति है वो प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको TDS काटना जरूरी है। हाउएवर बिलो पर्सन आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट TDS ऑन सच पेमेंट। ऐसे लोग जो नीचे दिए हुए हैं उनको TDS काटना जरूरी नहीं है। उसमें है इंडिविजुअल और HUF जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से नीचे है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और वो सेक्शन 44 AB में नहीं आते हैं। और या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनकी अगर टोटल रिसीव 50 लाख से कम है तो वो इसमें नहीं आती। या आप इसके अपोजिट जिनकी टोटल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा है वो लोग आएंगे अगर इंडिविजुअल और HUF है। और अगर इंडिविजुअल और HUF है और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो वो नहीं आएंगे। या सर्विसेज है देने वाले हैं कोई, उनका 50 लाख रुपए का है, अगर 50 लाख से ऊपर अगर उनकी रिसीविंग है तो वो इसमें आएंगे और 50 लाख से नीचे है तो नहीं आएंगे। और इसके अलावा सभी लोग आएंगे इसमें, जैसे ट्रस्ट है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ये सभी लोग इसमें आएंगे। इनके लिए लिमिट नहीं है, ये सेल की टर्नओवर की लिमिट नहीं है कोई भी। इनकी जितनी भी सेल है उनको मैंडेटरी होता है TDS काटना। अब मैं आगे बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ पेमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 जे। कौन कौन इसमें कवर होते हैं। इसमें है नंबर A प्रोफेशनल फीस, नंबर 2 फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और नंबर 3 C है रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग सैलरी, यानी उनकी सैलरी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, रेम्यूनरेशन को इंक्लूड किया जाएगा। फिर 4 है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो भी पेड की जाएगी तो उस पर TDS कटेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज किनको माना जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज किनको माना जाएगा, जैसे कैरिंग ऑन मेडिकल है ना, और लीगल जो काम करते हैं ना उसकी अगर पेमेंट करते हैं। आर्किटेक्चरल सर्विसेज होती हैं वो इसमें कवर होती हैं और इंजीनियरिंग प्रोफेशन वो कवर होता है। इट आल्सो इंक्लूड अकाउंटेंसी, एडवर्टाइजिंग, इंटीरियर डेकोरेशन और टेक्निकल कंसल्टेंसी और एनी अदर प्रोफेशन नोटिफाइड बाय CBDT बोर्ड अंडर सेक्शन 44 और फिर इसके आगे है CBDT हैज फर्दर नोटिफाइड स्पोर्ट पर्सन। जो स्पोर्ट पर्सन है वो आते हैं इसमें, कमेंटेटर आते हैं, इवेंट मैनेजर और एंकर, एम्पायर एंड रेफरीज, फिजियोथेरेपिस्ट, कोचेस एंड ट्रेनर, टीम फिजिशियन एंड स्पोर्ट कॉलमनिस्ट, ये सब लोग आते हैं। और फिर है आपकी टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज में कौन कौन आते हैं। एज पर इनकम टैक्स रूल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड पेमेंट कंसिडर्ड एज सैलरी बाय द रिसिपेंट ऑफ सच इनकम। One can define technical service as providing service that involve technical expertise and technology.
यानी कोई भी आदमी है वो या व्यक्ति है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज में अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो इसमें आएंगे। द स्कोप ऑफ मैनेजरियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट। Consultancy services can be understood as advisory services wherein necessary advice and consultation are given to the client for their business। अगर कोई क्लाइंट को सर्विस दे रहा है बिजनेस में, वो भी इसमें मानी जाएंगी। फिर सी में रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या क्या आएगा? रॉयल्टी मींस द पेमेंट मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट, जो राइट के ट्रांसफर है उसके लिए, यूसेज ऑफ एन इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा, यूज ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन एटसेट्रा, प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजिंग एन इन्वेंशन, पेटेंट, फॉर्मूला एटसेट्रा। इसमें ये पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसको रॉयल्टी में माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट related to scientific finding, literary work, film or video tape for radio broadcasting but does not include consideration for the sale exhibition। यानी इसमें वो शामिल नहीं होगा जो सेल या एग्जीबिशन का अमाउंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म, डिस्ट्रीब्यूशन के जो अमाउंट है वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल, ये सब इसमें शामिल किए जाएंगे। अब इसकी लिमिट भी है, ऐसा नहीं है कि कितने का भी बिल है किसी का आप उस पर टीडीएस काटेंगे। जैसे किसी ने 2000 का बिल दे दिया तो आपको ये नहीं है 2000 पे टीडीएस काटेंगे, तो वो है 30,000 रुपए की बिल पर बिल के हिसाब से। ये अगर किसी का एक बिल है तो वो 30,000 या से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना है, और इससे नीचे है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। अब मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, केबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेड 25,000। कंपनी जो है वो 25,000 रॉयल्टी पेड करती है और 20,000 है वो एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। क्योंकि इसके दोनों अलग अलग बिल है ना, दोनों बिल कोई भी 30,000 से ऊपर का नहीं है, तो इसलिए इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने दोनों जोड़ के 45,000 कर दिया 30,000 से ऊपर, ऐसा नहीं है। दोनों बिल जो है वो 33,000 से ऊपर के होने चाहिए। इस केस में दोनों बिल उसके 33,000 रुपए के नहीं। अगर कोई एक बिल 30,000 या इससे ऊपर होता तो उस बिल पर टीडीएस कटता। अब मैं आपको बता रहा हूँ टीडीएस के रेट क्या है। तो इसमें है एनी पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर टेक्निकल सर्विसेज की फीस है तो उस पर 2% टीडीएस कटेगा। पेमेंट मेड टू ऑपरेटर ऑफ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर के जो ऑपरेटर है उस पर 2% कटेगा। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म, उसमें भी 2% है। और इसके अलावा जो भी सर्विसेज होंगी उन पे सभी पे 10% टीडीएस कटेगा। जैसे अकाउंटेंट है, लीगल एडवाइजर है, जैसे वकील वगैरह का है ना, सीए का है, या और भी बहुत सी प्रोफेशनल सर्विसेज ली जाती है, वो सभी पे 10% टीडीएस कटेगा। आपको पिन नंबर लेना मैंडेटरी है। जिसका भी टीडीएस काटेंगे उसका पिन नंबर जरूर होना चाहिए। और अगर कोई भी पिन नंबर नहीं देता या उसके पास पिन नंबर नहीं है तो फिर आपको सीधा सीधा 20% टीडीएस काटना, चाहे 2% में आता हो वो या 10% में आता हो, लेकिन उस केस में 20% ही टीडीएस कटेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194J। टीडीएस कब कटेगा? द टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पासिंग सच एंट्री इन अकाउंट्स और मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस विच एवर इज अर्लियर। यानी कोई भी आप सर्विस लेते हैं तो वो बिल देता है। जिस दिन उसने बिल दिया और आपने एंट्री कर दी उसकी अपने अकाउंट्स में, तो जिस दिन आप अकाउंट्स में एंट्री करोगे उस दिन माना जाएगा कि आपने टीडीएस काटना है, तो वही दिन होगा आपका टीडीएस काटने का। और इसके अलावा क्या होता है कभी कभी के बिल नहीं आते और पेमेंट करना पड़ती है, तो जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन फिर मानो आपको टीडीएस काटना है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, जो भी पहले है, उसको में माना जाएगा। तो अगर बिल नहीं आया और आपने पेमेंट कर दिया तो जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन टीडीएस काटना है। और अगर आपने पेमेंट बाद में कर रहे हो, बिल आ गया और बिल की एंट्री कर दी, तो फिर उस दिन टीडीएस आपको काटना है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने जमा नहीं कराया है या कम काटा है उसमें क्या क्या करना है, आपको कितनी पेनल्टी वगैरह टैक्स लगेगी। इन केस देयर इज ए डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड अलोंग विद द टीडीएस टू द गवर्नमेंट। तो आपको टीडीएस और इंटरेस्ट दोनों गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे। वेयर नो डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन मेड, आपने क्या है टीडीएस काट लिया तो वो जमा नहीं कराया तो वो आपका 1.5% होगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगी। जैसे आपने फरवरी में टीडीएस काटना था, फरवरी में नहीं काटा, फिर आपने मार्च में टीडीएस काटा, तो फरवरी और मार्च 2 महीने की आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपने टीडीएस काट लिया है और जमा नहीं कराया तो जिस दिन आप जमा करा रहे हो उस दिन और जिस दिन काटा उसने के बीच में जितना महीना पड़ेंगे उतना महीने आपको ये जमा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 1.5% यानी 1.5% के हिसाब से आपको टीडीएस 1.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगी। अब है टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, यानी आपको टीडीएस जमा कब कराना, काट तो लिया आपने लेकिन जमा कब कराना है। तो उसके लिए है अगर मार्च के महीने में आप टीडीएस काटेंगे तो आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं।
अगर 30 अप्रैल से ऊपर जमा कराएंगे तो फिर इंटरेस्ट लगेगी। यानी आप मार्च के महीने में किसी भी दिन आपने TDS काटा हो और तो आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं, चाहे वो 1 मार्च को काटा हो या 31 मार्च को काटा हो, 30 अप्रैल तक जमा कराना ही। अगर आपने मार्च के अलावा किसी भी दिन TDS काटा है तो उस केस में जिस महीने में आपने TDS काटा है वो महीना खत्म होने के बाद जो अगला महीना शुरू होगा उसके 7 दिन के अंदर आपको TDS जमा करना होता है। जैसे आपने कोई TDS काटा 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर का वो पूरा महीना खत्म हो जाएगा दिसंबर का, 31 दिसंबर, फिर नया महीना जनवरी अगला महीना होगा। जनवरी के 7 दिन के अंदर आपको जमा कराना है, यानी 7 जनवरी तक आपको जमा कराना है। आप 7 जनवरी से पहले भी जमा करा सकते हैं। अब अप्लाइंग फॉर TDS एट लोअर रेट। अब जैसे इसमें रेट दिया हुआ है 2% और 10% का, लेकिन क्या होता है कि जिसका आप TDS काट रहे हैं ना उसकी इनकम कम होती है, तो उस केस में क्या होता है वो अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है और फॉर्म नंबर 13 होता है वो जमा करेगा और असेसिंग ऑफिसर है वो उसको अकाउंट्स वगैरह चेक करेगा और वो देखेगा कि वाकई में इनका जो है वो इनकम कम है और TDS ज्यादा हो जाता है। सर्टिफिकेट होता है अंडर सेक्शन 197 के तहत वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, उस पर लिखा होता है कि कितना % इनको TDS काटना है, वही अप्रूव करता है। जैसे अगर 10% TDS काटना है तो 10 की जगह वो उसमें 2% भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 9 कर सकता है और साथ साथ 0 भी कर सकता है। तो उसमें नो डिडक्शन सर्टिफिकेट भी इश्यू कर सकता है। वो नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट इश्यू करेगा तो फिर आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट में ही जितने % लिखा हुआ है उतनी ही % आपको TDS काटना होता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ TDS की एक रिटर्न जमा होती है। जब आप TDS काट लेते हैं उसके बाद फिर आपको रिटर्न भी जमा करना पड़ती है। तो इसकी रिटर्न जो है वो क्वार्टरली जमा होती है। हर एक क्वार्टर, जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो जाता आपका अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो हर क्वार्टर की इसकी रिटर्न जमा होती है और रिटर्न जमा होने के बाद फिर जो भी TDS काटता है वो एक TDS सर्टिफिकेट इश्यू करता है। वो TDS सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 16A। तो जिसका जितना TDS काटा है वो उसमें सारी डिटेल दी होती है और वो उसको देता है। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। मैंने इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 194 के बारे में पूरी डिटेल से बताया और आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं तो हम उस क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो आप हमें बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।